और सेकंड लास्ट टॉपिक है प्रिसीशन एक्यूरेसी, छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद फिर आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी का, जिससे रिलेटेड पेपर के अंदर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन प्रिसीशन एक्यूरेसी को समझ लेते हैं। देखिए, प्रिसीशन और एक्यूरेसी जो होती है ना, वो नॉर्मली जब हम डेली लाइफ में बात कर रहे होते हैं तो हम प्रिसीशन और एक्यूरेसी को तकरीबन सेम ही मान रहे होते हैं। लेकिन ये दो पैरामीटर्स मेजरमेंट के चैप्टर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। वजह क्या होती है कि ये पैरामीटर्स प्रिसिशन और एक्यूरेसी मेजरमेंट की क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं। और ये पॉइंट हम यहाँ लिख भी लेंगे कि प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी एक्यूरेसी अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट। तो इनकी वजह से हम मेजरमेंट के अंदर बड़ा चेंज देखते हैं दोनों के दरमियान। और इसी वजह से मैंने फिर इसका डिफरेंस यहाँ पर लिख लिया है कि अब हमें ये भी पता चल जाए कि प्रिसीशन एक्यूरेसी होती क्या, और इनके दरमियान हमें डिफरेंस भी पता चल जाए। इस तरह से हमारे दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं पेपर के लिए। यानी कि अगर वो आपसे प्रिसीशन एक्यूरेसी के बारे में वैसे पूछ ले तो आपको पता होगा, और इन केस अगर वो आपसे इसके दरमियान डिफरेंस पूछ ले तो आपको प्रिसीशन एक्यूरेसी का डिफरेंस पता होना चाहिए। देखिए, प्रिसीशन जो होती है ना, वो आपको ये बताती है कि कोई भी जो मेजर्ड वैल्यू है वो आपस में एक दूसरे से कितनी करीब है। तो इसको हम इस तरह से इसका पॉइंट लिख देते हैं कि इट मींस प्रिसीशन मींस इट मींस हाउ क्लोज टू द हाउ क्लोज टू द मेजर्ड वैल्यू मेजर्ड वैल्यू आर टू ईच अदर। यानी कि जो जो भी आपने मेजरमेंट की है वो आपस में एक दूसरे से कितनी करीब है, और उसे हम क्या कहते हैं, प्रिसीशन। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि चार स्टूडेंट हैं और उनको कहा जाता है कि आप ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट करें, ठीक है ना। और वो चार बच्चे जब ये ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो एक बच्चा कैलकुलेट करके लाता है 9.79, एक बच्चा कैलकुलेट करके लाता है 9.78, एक बच्चा कैलकुलेट करके लाता है 9.80, और एक बच्चा कैलकुलेट करके लाता है 9.81। अब अगर आप ये देखें कि ये चारों जो आंसर हैं, ये चारों आंसर एक दूसरे के करीब करीब है, तो हम ये कहेंगे कि इस आंसर में प्रिसीशन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये मेजर्ड वैल्यू आपस में एक दूसरे के क्लोज है, ठीक है ना। तो दीज वैल्यूज आर प्रिसाइज वैल्यूज, ठीक है ना। इनमें प्रिसीशन हाई है, हाई प्रिसीशन, क्योंकि जो आपने मेजरमेंट की उनमें जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, करीब करीब। जबकि एक्यूरेसी के बारे में हम क्या कहते हैं? इसके बारे में हम ये कहते हैं, इट डिस्क्राइब्स हाउ इट डिस्क्राइब्स हाउ द ऑफ क्लोजनेस ऑफ measured value with actual value measured value with एक्चुअल वैल्यू भी कह सकते हैं और ट्रू वैल्यू भी कह सकते हैं, एक्चुअल या फिर ट्रू वैल्यू। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि मैंने एक रॉड है, और उस रॉड की लेंथ मैंने बता दी कि इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो है 12.13 सेंटीमीटर। फिर मैंने तीन बच्चों को कहा कि इसकी लेंथ मेजर करो। तीनों बच्चों ने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए। किसी ने वर्नियर कैलिपर लिया, किसी ने स्क्रू गेज लिया, और किसी ने मीटर स्केल लिया। और तीनों ने जब इसकी मेजरमेंट की तो किसी बच्चे ने इसका आंसर दिया 11.1 सेंटीमीटर, किसी बच्चे ने इसका आंसर दिया 10.2 सेंटीमीटर, और किसी बच्चे ने इसका आंसर दिया 12.09 सेंटीमीटर।
अब अगर आप देखें तो इन तीनों आंसर में से कौन सा आंसर एक्चुअल नंबर के करीब है, क्या देंगे आंसर इसका? ए, बी और सी? बी। सी। तो अगर आप देखें तो सी वाला जो आंसर है वो एक्चुअल के करीब करीब है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के करीब होगी तो हम कहेंगे कि वो वैल्यू क्या है, एक्यूरेट है। ठीक है ना? तो यस। एक्यूरेसी डिस्क्राइब करती है कि कोई भी जो नंबर है या कोई भी मेजरमेंट वो अपनी एक्चुअल वैल्यू से कितनी करीब है, उसकी क्लोजनेस क्या है। और प्रिसीशन क्या डिस्क्राइब करता है कि जो भी आपने मेजर की हुई है वैल्यूज वो आपस में एक दूसरे के कितनी कितनी करीब। क्लियर है यहां तक? यस। अच्छा। दूसरा पॉइंट प्रिसीशन का ये है कि प्रिसीशन आपको ये बताता है कि इसका जो लीस्ट काउंट है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का वो क्या है, या यूं हम ये कह सकते हैं कि जो प्रिसीशन है वो एसोसिएटेड होती है लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के साथ। इट इज एसोसिएटेड एसोसिएटेड विद लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो अब अगर ये लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएटेड है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रीसीशन, अगला पॉइंट ही मैं यहाँ लिख देता हूँ कि प्रीसीशन डिपेंड्स ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रीसीशन डिपेंड्स ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आपका अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जांपल मीटर स्केल है तो आप जानते हैं कि मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। फिर आप वर्नियर कैलिपर पे चले जाए तो वो 0.1 मिलीमीटर होता है। और फिर आप स्क्रू गेज पे चले जाए तो वो 0.01 मिलीमीटर होता है। इसका मतलब जितना लीस्ट काउंट उसका बढ़ता जाएगा इसका मतलब उसकी प्रिसीशन बढ़ती जाएगी। तो प्रिसीशन डिपेंड्स ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बिल्कुल इसी तरीके से अब एक्यूरेसी के अंदर हम क्या पॉइंट लिखेंगे? एक्यूरेसी के अंदर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर तो आपके पास ये बात हो गई कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जबकि एक्यूरेसी जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स पर। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। ये सिग्निफिकेंट डिजिट वैसे 9 क्लास के अंदर मौजूद है। तो आपको याद है सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होते थे? नहीं, अब तो नहीं यार। अब याद नहीं है, चलें सिग्निफिकेंट डिजिट को भी हम डिस्कस कर लेंगे। सिग्निफिकेंट डिजिट एक्चुअली आपके एक्यूरेट वैल्यू और जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है उसे हम कहते हैं। और इसके कुछ रूल्स होते थे जिसके अंदर हम पढ़ते थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि 0.0123 सेंटीमीटर, मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो जीरो के अलावा ये जो 3 नंबर है इनको हम क्या कहते थे? सिग्निफिकेंट। तो हम कहते थे यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 है। तो ये वैल्यूज जो होती हैं वो फिर हम इस तरह से इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो चले फिलहाल यहाँ पर एक्यूरेसी जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स पर। तो किसी भी मेजरमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो उसकी एक्यूरेसी को क्या करेगी, चेंज कर देगी। ठीक है? तो यस। अभी तक प्रिसीशन और एक्यूरेसी के बारे में हमने पढ़ लिया कि प्रिसीशन जो है वो मेजर्ड वैल्यूज के दरमियान जो आपके पास क्लोजनेस उसे कहते हैं, जबकि एक्यूरेसी जो है वो क्लोजनेस होती है मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल या फिर ट्रू वैल्यू के दरमियान की। ठीक है ना? अब इस चीज को जरा हम एक डायग्राम के जरिए ऑब्जर्व करते हैं जो कि आपकी बुक वालों ने भी बनाई हुई है। आपने देखा होगा एक गेम होता है आर्चरी, ठीक है? और इस गेम के अंदर क्या होता है कि आप एरोस को थ्रो करते हैं। अगर वो एरो बिल्कुल सेंटर में जाकर लगे तो सबसे ज्यादा स्कोर होता है। ठीक है ना? और यस। अगर वो एरो इस सेंटर से दूर होता जाएगा तो फिर उसके नंबर कम होते जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो सेंटर है वो एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है? जो सेंटर है वो क्या है, एक्चुअल वैल्यू है। और जैसे जैसे आप एक्चुअल वैल्यू से दूर जाएंगे तो एक्यूरेसी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। अब अगर आप देखें कि फॉर एग्जांपल आपको एरो हिट करने के लिए दिया जाता है और आप जब एरो हिट करते हैं तो वो एरोज जो होते हैं वो सीधे जाकर इसके बिल्कुल सेंटर में लगते हैं। ये मैंने 1 2 3 4 और ये 5 एरोज यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। अब 5 पॉइंट्स अगर बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब हैं और एक्चुअल वैल्यू के भी करीब हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इसमें प्रिसीशन भी हाई है, हाई प्रिसीशन। और क्यों हाई प्रिसीशन है? क्योंकि आपस में करीब करीब है। और ये एक्यूरेसी भी हाई है, क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू के भी करीब है। ठीक है ना? हाई एक्यूरेसी। अच्छा। अब फॉर एग्जांपल बी पे, तो बी पे क्या होता है, कोई बंदा आकर हिट करता है
और जब हिट करता है तो वो सारे के सारे एरोस इस तरह से जाके लगते हैं। अब मुझे बताएं इसके अंदर प्रिसीशन हाई है या लो है? प्रिसीजन हाई है। हाँ, और एक्यूरेसी क्या है? लो। लो है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू से क्या है, ये दूर है। यस। हाई प्रिसीशन, लो एक्यूरेसी। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से थर्ड वन, सी पार्ट। और उसके अंदर ये होता है कि कोई एरो यहां पर, कोई एरो यहां हिट कर रहा है, कोई 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 यहां हिट कर रहा है। अब मुझे बताएं कि इसके अंदर प्रिसीशन क्या होगी? लो। लो होगी, ठीक है ना? ये आपके पास क्या है? लो प्रिसीशन है। लो यस। प्रिसीशन है। और क्योंकि एक्चुअल वैल्यू से भी दूर है, ठीक है, तो फिर हम यहां पर कहेंगे एक्यूरेसी भी क्या है? लो है। लो। लो एक्यूरेसी। अच्छा, अब डी, अगर एरोस इस तरह से हिट हो रहा है, ठीक है ना? अब इस तरह से हिट होने पर अगर आप देखें तो ये एरोस एक्चुअल वैल्यू के सारे करीब करीब हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे से क्या है? दूर दूर है। दूर है। तो इसका मतलब प्रिसीशन यहां पर क्या है? लो है। जी। लो प्रिसीशन। बट क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू के सारे करीब, अब इंडिविजुअल देखा जाए तो सब करीब करीब है ना एक्चुअल यस। के, तो हम कहेंगे इनकी एक्यूरेसी क्या है? हाई है। क्लियर है यहां तक बात? तो यस। प्रिसीशन और एक्यूरेसी को हम इस तरह से क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन है, पूछे? नहीं समझ आ गई। ठीक हो गया। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसे हम क्या कहते हैं, अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी को पढ़ने से पहले हमारे पास एक छोटा सा एक टॉपिक है जिसे हम क्या कहते हैं, एरर। देखें, एरर क्या होता है? एरर कहते हैं कि जब कभी भी आपके पास मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस आ जाए तो उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। तो इस बात को हम यहाँ पर लिखते हैं कि एरर क्या है? इट इज अ डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस ऑफ measured value and measured value and एक्चुअल या फिर ट्रू वैल्यू, एक्चुअल या फिर ट्रू वैल्यू इन एनी मेजरमेंट, इन एनी मेजरमेंट। तो उसे हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर इसका जो है वो फार्मूला भी लिख दूं कि जो एरर है वो एक्चुअली हम निकालते कैसे हैं, हम इस तरह निकालते हैं कि जो भी आपने वैल्यू मेजर की है उस वैल्यू को आप सबट्रैक्ट कर दें किसमें से, एक्चुअल वैल्यू में से, ठीक है? तो इन दोनों के दरमियान जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आपको क्या बताएगा एरर के बारे में, अगर ये दोनों सेम हुए। लेट से मैं कहता हूं कि एक रॉड है, जैसे हमने पहले एग्जांपल दी, और उस रॉड की जो एक्चुअल वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है वो है 12.13 सेंटीमीटर। फिर आपको मैंने मेजर करने के लिए दी और आपने मेजर करके मुझे आंसर दे दिया 12.13 सेंटीमीटर। तो जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो दोनों आंसर अगर सेम है तो ऑब्वियसली इनके दरमियान में आंसर क्या है, जीरो। इसका मतलब इसके दरमियान में कोई एरर नहीं है, ठीक है ना? यस। लेकिन क्या हो अगर कि मैंने जब इसे मेजर किया तो मेरा आंसर आ जाए 14.1 और एक्चुअल क्या था, 12.13। तो जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2। अब यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है इस कैलकुलेशन के अंदर, और इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं, ठीक है ना? अब ये एरर किस किस वजह से हो सकता है, तो इस चीज को अगर हम डिस्कस कर लें तो देखें, इसमें एरर जो हमारे पास आया है उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। वो रीजंस क्या है? सबसे पहला जो आपके पास रीजन है वो ये हो सकता है कि जिस बंदे ने ये कैलकुलेशन की है उस बंदे को एक्सपीरियंस ना हो मेजरमेंट करने का। जैसे आपने वर्नियर कैलिपर देखा होगा ना, तो जी। वर्नियर कैलिपर जो होता है उसको कोई लेमैन या जो फिजिक्स नहीं जानता वो यूज नहीं कर सकता। जिसको एक्सपीरियंस होगा वही मेजरमेंट कर सकता है ना उसके जरिए, क्योंकि वो इतना आसान नहीं है समझना कि कोई भी बंदा उठाए और उसको देखे और वो कहे कि हाँ भाई इससे मेजरमेंट मैं कर सकता हूँ।
ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अगर ये एरर इस वजह से आया है कि उस बंदे को एक्सपीरियंस नहीं था, तो हम कहेंगे कि ये आपके पास एरर जो है वो इन एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन की वजह से है, और इस एरर को हम पर्सनल एरर कहते हैं। इन एक्सपीरियंस ऑफ पर्स, yes, इसे हम कहते हैं पर्सनल एरर, क्योंकि ये पर्सन की पर्सनैलिटी के साथ क्या है, एसोसिएटेड है, कि भाई उसे पता नहीं है। ठीक है। दूसरा आपके पास ये हो सकता है कि उस बंदे को तो चलो पता है, जैसे मैं अगर कहूँ भाई मुझे तो पता है कि कैसे वर्नियर कैलिपर को यूज करते हैं, लेकिन क्या हो अगर कि मेरे पास जो वर्नियर कैलिपर आए उसके अंदर ही एरर मौजूद हो, यानी कि वो एरर क्या हो गया, फॉल्टी एरर है। अब इस फॉल्टी एरर की वजह से जो ये आंसर गलत आ रहा है, वो इस वजह से गलत आ रहा है, मुझे पता था उसे यूज कैसे करना है, लेकिन क्योंकि मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट था उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर से पहले से एरर था, तो इस वजह से इस एरर को हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। यानी कि ये अब पर्सनल नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि पर्सनल तो तब होता ना जब मुझे पता ना होता। अब तो मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कैसे यूज करते हैं, लेकिन अगर मेरे इंस्ट्रूमेंट में ही एरर मौजूद है तो फिर मैं क्या करूं? तो उस एरर को फिर मैं पर्सनल नहीं बल्कि क्या कहूंगा, सिस्टमैटिक एरर। और तीसरा आपके पास, अगर हम जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं या टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं वही अगर ठीक ना हो, यानी कि मुझे एक्सपीरियंस भी है, मेरे पास जो है वो जो ऑपरेटस आया वो भी ठीक है, लेकिन मेरे पास एक इन अप्रोप्रिएट मेथड या टेक्निक है जिसके जरिए मैं क्या कर रहा हूं, मेजर कर रहा हूं, मेथड और टेक्निक। ठीक है। तो अगर मैं उस टेक्निक को यूज कर रहा हूं जो कि इसके लिए ठीक नहीं है, यानी कि इस सिचुएशन में वो टेक्निक नहीं अप्लाई करनी चाहिए, तो अगर मैं वो वहां पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेट से मैं आपको कहता हूं कि भाई मैंने मेजरमेंट करनी है किसी सॉलिड की, ठीक है ना, और सॉलिड की मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसको मेजर करने के बजाय मुझे कोई लिक्विड दे दिया जाए, तो क्या उस सॉलिड की मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो लिक्विड पे भी अप्लाई हो सकता है? तो ये इन अप्रोप्रिएट मेथड है, कि आपका मेथड और टेक्निक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और इसकी वजह से जो एरर क्रिएट होता है ये एक्चुअली रैंडम एरर कहलाता है। और ये रैंडम एरर यूजुअली होता किसकी वजह से है, एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से। अब एक्सटर्नल कंडीशन क्या है, जैसे वेदर चेंजेस है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है, हवा का चलना है, ठीक है ना। तो ये जो आपके पास रैंडम चीज़ें होती हैं उसकी वजह से जो एरर आता है उसे हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर, और ये इनअप्रोप्रिएट मेथड या फिर टेक्निक की वजह से होता है। क्लियर है यहाँ तक बात, तीनों एरर्स? yes, अच्छा। yes, अब आते हैं हम अनसर्टिनिटी पर। अनसर्टिनिटी को अगर हम ट्रांसलेट करें तो अनसर्टिनिटी ये बताती है कि कोई चीज़ के बारे में आपको श्योरिटी नहीं है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कहूँ आज बारिश होने वाली है, तो ये अनसर्टेन है। क्यों? क्योंकि मैं इसको सिर्फ और सिर्फ वैसे ही अपने तुक्के के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। अनसर्टिनिटी ये चीज़ शो करती है कि आप किसी के बारे में प्रेडिक्ट करें कि ये बंदा आने वाला है, ठीक है ना, लेकिन हो सकता है वो ना आए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में श्योरिटी नहीं है, तो हम कहेंगे कि वहां पर क्या है, अनसर्टेनिटी है। तो अनसर्टेनिटी को हम यहाँ पर अपनी मेजरमेंट के लिए ये भी कह सकते हैं कि जो आपके पास मेजरमेंट में ट्रू वैल्यू के आने की पॉसिबिलिटी है उसे हम क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी। इसे हम इस तरह से लिखते हैं, इट इज द रेंज ऑफ पॉसिबल पॉसिबल वैल्यूज विद इन विच द ट्रू value of measurement lies. The true value of measurement lie, यानी कि अब आपने कोई मेजरमेंट की है, और उस मेजरमेंट को अगर आप देखें कि क्या वो एक्चुअल वैल्यू में लाई करती है या नहीं, अगर करती है तो इसका मतलब वहां पर अनसर्टिनिटी नहीं है, और अगर नहीं करती तो इसका मतलब वहां पर अनसर्टिनिटी है। इस अनसर्टिनिटी को हम इस तरह भी कहते हैं कि ये एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। तो हम यहाँ पर इसके लिए एक और भी डेफिनेशन यूज करते हैं, और वो ये डेफिनेशन है कि इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। इट इज अ, क्योंकि हम इसकी क्वालिटी नहीं, हम क्वांटिटी को ऑब्जर्व करते हैं, क्वांटिटेटिव
क्वांटिटेटिव मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी इन द डेटा। वेरिएबिलिटी का मतलब यही है कि चीज क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वेरिएबिलिटी इन डेटा, तो कितना वो वेरिएबिलिटी या कितनी उसके अंदर वेरिएशन आ रही है, उस वेरिएशन को हम किसके जरिए ऑब्जर्व करते हैं, अनसर्टिनिटी के जरिए। अच्छा, अब ये जो अनसर्टिनिटी है वो किस वजह से हो सकती है, तो मैंने अभी आपको बताया ऊपर हमारे पास बड़े सारे एरर्स मौजूद थे, और उन एरर्स के अंदर हमने ये पढ़ा कि अनसर्टिनिटी जो है वो एक्चुअली इन तीन एरर्स की वजह से आ सकती है। तो यहां पर अगर हम देखें तो अनसर्टिनिटी की जो टाइप्स हैं वो दो हैं। पहली अनसर्टिनिटी कहलाती है एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी, ये एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट को शो करती है, जैसे हमने प्रिसीशन के बारे में पढ़ा था ना। तो एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी लीस्ट काउंट को शो कर रही होती है इंस्ट्रूमेंट के। और जो दूसरी अनसर्टिनिटी है उसे हम फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी कहते हैं। फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी। अब पेपर में आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन वो आपको देगा डिफरेंट रूल्स के हिसाब से, और आपको अनसर्टिनिटी कैलकुलेट करने के लिए देगा। तो एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी के बारे में अगर हम कहें तो एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी डिपेंड करती है लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर। लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जितना आपके पास इसका लीस्ट काउंट होगा उसी हिसाब से उसके अंदर अनसर्टिनिटी या एरर आ सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो फॉर एग्जांपल आपके पास एक आंसर है जो कि 15 सेंटीमीटर आया, ठीक है ना। कोई मेजरमेंट आपने की और मेजरमेंट का आंसर 15 सेंटीमीटर आया। अगर मैं कहूँ कि जिस स्केल से आपने मेजरमेंट की उसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है, तो अब इस जो आंसर आपका आया है उस आंसर में कितना एरर आ सकता है। तो हम कहेंगे कि भाई उस में इतना एरर आ सकता है कि या तो ये 15 आंसर 14 हो जाएगा, या फिर ये आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें जो अनसर्टिनिटी है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 1 सेंटीमीटर की है। क्यों, क्योंकि लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो 15 अगर आंसर आया तो वो 15 आंसर अनसर्टिनिटी यही शो कर रहा है कि उसमें से 1 सेंटीमीटर की अनसर्टिनिटी, और इसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी। तो अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने 15 में से माइनस किया और मैंने 15 में से क्या किया, प्लस किया। इसका मतलब इसकी अनसर्टिनिटी को हम इस तरह लिखते हैं, +-1 सेंटीमीटर। 15 + 1 16 हो गया, 15 - 1 क्या हो गया, 14 हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी। तो एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। जो भी लीस्ट काउंट है उसको आपने क्या कर देना है, प्लस माइनस एड अप करके लिख देना है, वो एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी हो जाएगी। लेकिन जब हम फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी पर आते हैं तो फ्रैक्शनल वर्ड फ्रैक्शन यानी कि क्या है, डिवीजन से रिलेटेड है। इसके लिए आपके पास क्या है, फार्मूला। वो क्या है, फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी अगर आपने किसी जगह कैलकुलेट करनी है तो फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी के लिए आपको दो चीजें चाहिए। एक क्या, आपने ये करना है कि जो भी आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी का मतलब मैंने बताया लीस्ट काउंट, ठीक है ना। उस एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी को आप डिवाइड कर दें किसके साथ, मेजर्ड वैल्यू, जो आपने वैल्यू मेजर की हुई है उसके साथ, डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। ठीक है। तो फिर इस बात को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी का लीस्ट काउंट लिख दो, और मेजर्ड वैल्यू इसे मैं लिख देता हूँ मेजर्ड वैल्यू, ठीक है ना। तो अगर आपने फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी निकालनी है तो इस तरह से आप इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद अगर आपने इसकी परसेंटेज निकालनी है तो फिर परसेंटेज अनसर्टिनिटी के लिए फार्मूला वही है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। और परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपने ये बात याद रखनी है क्योंकि आगे जाकर अभी हम ये चीज पढ़ने लगे कि हम कैसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसी भी मेजरमेंट में कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम कैसे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को किसी भी मेजरमेंट के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात। यस। अच्छा, अब आते हैं हम, जी जी मीरम। सर अगर पेपर में सवाल है कि कितनी टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज है तो हम वो दो लिखेंगे या जो
तीसरी भी ऐड करनी है एज नहीं अ नहीं नहीं, दो है, दो परसेंटेज? दो। ये जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी है वो तो एक्चुअली फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका है ना, वो कोई डिफरेंट तो जी नहीं है, फार्मूला तो सेम ही है दोनों का। ठीक है ना। जी देखें यहाँ यस। पर भी लीस्ट काउंट है, ये भी एमवी है। सिर्फ क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। एब्सोल्यूट और फ्रैक्शनल दो ही अनसर्टिनिटीज हैं बस। ठीक है। जी ओके। अच्छा, अब आते हैं रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग अनसर्टिनिटी इन फाइनल रिजल्ट। अब रूल्स क्या क्या हैं जिनकी बेसिस पर हम अनसर्टिनिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखें, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी क्वेश्चन सम या डिफरेंस से रिलेटेड हो, ठीक है ना, यानी कि दो यस नंबर्स को आप आपस में ऐड कर रहे हैं या दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनकी जो अनसर्टिनिटी है उसको आप रिजल्ट में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। और मैं तमाम रूल्स को एग्जांपल के जरिए ही आपको सॉल्व कराऊंगा, ताकि जब पेपर में क्वेश्चन आए तो आपको पता हो कि इस एग्जाम्पल को सॉल्व कैसे करना है या न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है। लेट से मेरे पास एक मेजरमेंट है x1, जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी है। एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी को डेल्टा से शो करते हैं, ये जो साइन है ना डेल्टा, इसे अनसर्टिनिटी के लिए यूज करते हैं। और वो वैल्यू है 2.01 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ये डेटा गिवन है, यानी कि मैंने एक लेंथ का ये डेटा लिख दिया। दूसरी लेंथ है x2, और उसके अंदर अनसर्टिनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी वही है, इसे मैं लिख देता हूँ 1.01 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अब आपसे ये कहा जाता है कि टोटल लेंथ और उसमें अनसर्टेनिटी को क्या करें, कैलकुलेट करें। अब टोटल का मतलब यही है कि आपने क्या करना है, इनको सम करना है। ठीक है ना। तो यस टोटल में सम करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक्स फाइंड आउट करता हूँ। तो एक्स कैसे फाइंड आउट होगा, x1 प्लस x2। x1 की वैल्यू क्या है, 2.01। x2 की वैल्यू क्या है, 1.01। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.02। ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने 3.02। तो ये तो कैलकुलेट करना आसान है। अब आते हैं किस पर, अनसर्टिनिटीज पर। तो देखिए, ये जो डेल्टा एक्स है ना, इस डेल्टा एक्स को कैलकुलेट करने के लिए चाहे आपके पास एडिशन का क्वेश्चन हो या सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हो, आपने इन अनसर्टिनिटीज को हमेशा क्या करना है, ऐड करके लिखना है। यानी कि 0.01 और 0.01 दोनों जब आप ऐड करेंगे, तो जो टोटल आंसर हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 0.02। यहां पर आपके पास आंसर आ गया 0.02, ये सेंटीमीटर। इसका मतलब सम और डिफरेंस का रूल बड़ा आसान है, कि अगर दो नंबर्स को ऐड करना हो तो भी हम अनसर्टिनिटीज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और अगर दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना हो, जैसे मैं अगले में कहता हूं कि अगर मुझे यहां पर क्या लेना होता, डिफरेंस लेना होता, ठीक है, तो डिफरेंस लेते वक्त भी मैं अनसर्टिनिटीज को इसी तरह कैलकुलेट करता। मैं यहां पे कहता हूं कि भाई मुझे ना अब डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस लेने के लिए मैं क्या करूंगा, x2 माइनस x1। ठीक है ना। तो जब मैं इसका डिफरेंस लेता हूं, तो डिफरेंस लेने के बाद लेट से कोई भी आंसर आ गया, 2.01 में से 1.01 निकाला, यहाँ मेरे पास 1 आ गया। ठीक है ना। इसे मैं इस तरह लिखता हूँ कि बड़ी जो अमाउंट है वो x1 है और छोटी है x2। तो x1 माइनस x2 किया, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है। अब यस इसमें जब मैं अनसर्टिनिटी निकालूंगा, तो अनसर्टिनिटी अभी भी मैंने कैसे निकालनी है, दोनों को ऐड करके। यानी कि अनसर्टिनिटी अभी भी आंसर में क्या आ रही है, 0.02। ठीक है। तो ये हमारे पास रूल कहलाता है सम एंड डिफरेंस का। क्लियर है। यस अच्छा, अब दूसरा रूल है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का रूल है, इसके अंदर आपने ये देखना है कि जब कभी भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा प्रोडक्ट या फिर डिवीजन वाला, तो वहां पर आपने कैसे अनसर्टिनिटी को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए से सॉल्व कराता हूँ। एग्जांपल, अच्छा, उसमें यह है कि लेट से हमारे पास गिवन है करंट, और करंट की अनसर्टिनिटी। तो लेट से करंट आपके पास है 2.11 प्लस माइनस 0.01 एम्पियर। ठीक है। और इसके अंदर मुझे रेजिस्टेंस गिवन है, और रेजिस्टेंस की अनसर्टिनिटी गिवन है 1.1
प्लस माइनस 0.1 ओहम्स। आपसे ये कहा जाता है वोल्टेज कैलकुलेट करें, और वोल्टेज में अनसर्टिनिटी को भी क्या करें, कैलकुलेट करें। अब आपको ये कैसे पता चला कि ये प्रोडक्ट का फार्मूला है? क्योंकि हमें फार्मूला पता है ना वोल्टेज निकालने का। तो हम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं क्या, वोल्टेज। तो वोल्टेज का फार्मूला होता है V इज इक्वल्स टू आई आर। आई ठीक है ना? आर। तो मैं यस। पहले वोल्टेज कैलकुलेट करूंगा, मुझे करंट की वैल्यू पता है 2.11, मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है 1.11, और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है। और वो आंसर क्या हो जाएगा, 2.11 मल्टीप्लाई बाय 1.11, तो मेरे ख्याल में 2.11 ही आ जाएगा आंसर। तो ये 2.32 का क्या आ रहा है? 2.32, ठीक है। तो यहाँ पर यस। आपके पास आंसर आ गया 2.32। देखो इसको तो कैलकुलेट करना मसला होता ही नहीं है ना, ये तो सिंपल, ये तो आप शुरू से कैलकुलेट करते हुए हैं। अब जो चीज आपको कैलकुलेट करनी है, जो जो चीज आप सीख रहे हैं, वो एक्चुअली क्या है, अनसर्टिनिटी एक्चुअली, तो उस पे हमने काम करना है। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखें। अब हमने ये करना है कि इसकी अनसर्टिनिटी निकालने के लिए, अब हमने करंट की पहले फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी निकालनी है, करंट की। तो करंट जी। की फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टिनिटी जो थी, वो हमने ऐसे निकाली थी कि लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर मेजर्ड वैल्यू। वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। यही है ना परसेंटेज? यस। तो लीस्ट काउंट क्या है, 0.01 डिवाइडेड बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 100। जरा कैलकुलेट करके बताएं क्या आंसर आएगा परसेंटेज में। जी। एक 0.47। 0.47, दूसरा वाला कैलकुलेट करें। कैसे? अब ये कैलकुलेटर से यही वाला आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है, 0.47 ही आ रहा? यस। मैंने ये वो दूसरे फिजिकल वाले से किए, फोन वाले से नहीं किया। अच्छा अच्छा, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। 0.01 डिवाइडेड बाय 2.11, इससे आंसर आ रहा है जी, मल्टीप्लाई करते हैं इसको 100, तो 0.47 पहला तो सही आया आपका, ठीक है ना? फिर यस। 0.1 को आप डिवाइड करें 1.1 से, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो ये आ रहा है 9.09, 9.09। ठीक है ना? यस। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब रूल ये है कि जब आप परसेंटेज अनसर्टिनिटीज दोनों डेटा की निकाल लेंगे ना, इसकी भी और इसकी भी, तो आपने यस। इन दोनों को सम करके लिख देना है। तो परसेंटेज ऑफ करंट 0.47 है, यस। प्लस और 9.09% है। तो अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल अनसर्टिनिटी आ जाएगी हमारे पास। तो इसे नाइन अगर पॉइंट मैं लिखूं तो कितना हो जाएगा, फाइव सिक्स 9.56%। ठीक हो गया? अब यस। ये आंसर हमारा परसेंटेज में आया है, जबकि हमें यहाँ पर आंसर कौन सा लिखना है, हमें तो वो आंसर लिखना है जो नंबर में हो, परसेंटेज में ना हो। तो हम ये करते हैं कि हम इस 2.232 का 9.56% निकालते हैं। ठीक है ना? मैंने क्या कहा कि हम 2.32 का 9.56% निकालते हैं। ठीक है ना? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 100 का 50% क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 50 होगा। ठीक है ना? या अगर मैं आपसे कहूं 100 का 10% क्या होगा, तो आप कहेंगे 10। ठीक है? यस। इसी तरह अगर मैं कहूं कि 20 का 50% क्या होगा, तो 20 का 50% 10 है। यस। लेकिन यहाँ पर बात वो नहीं है, यहाँ पर बात इस तरह है कि डेसिमल में वैल्यूज गिवन हो और परसेंटेज भी डेसिमल में कैलकुलेट करनी है। तो देखिए बहुत आसान है, परसेंटेज कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। कैसे? आपको मैं बताता हूँ कि आपने कैलकुलेट करना है 2.32 का 9.56%। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें 9.56 को और डिवाइड कर दें किससे, 100 से। तो जब 2.32 को 9.56 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा कि 2.32 का कितना परसेंट ये बनता है। ठीक है ना?
और ठीक। लिखने का ये तरीका होता है 9.56। अगर देखा जाए ना तो 9.56 को अगर देखें तो सेंट पर सेंट। सेंट क्या कहते हैं, सेंचुरी को कहते हैं ना। तो यस। 9.56 पर सेंट, सेंट क्या है, 100, समझ आई बात। तो यस। 9.56 डिवाइडेड बाय 100, तो बस 2.3 को पहले मल्टीप्लाई करें और डिवाइड ठीक। कर दें किससे, 100 से। यस। और 0.221। 0.221, ठीक है, यस। डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो यहां से आपके पास आंसर क्या आ गया, 0.221। बात समझ आ गई। यस। इस तरह से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जरिए अनसर्टिनिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो रूल याद रखें, जो भी आपको वैल्यू दी जाएगी डेटा, उस डेटा का पहले आपने फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी निकालनी है, दोनों की। और जितनी यस। अनसर्टिनिटीज आ जाए उनको आपस में क्या करना है, ऐड करके लिखना है। जो आंसर आ जाए उस आंसर का आपने क्या करना है, परसेंटेज निकाल लेनी है, यानी कि वोल्टेज की इतनी परसेंट क्या होगी, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा रूल है रूल्स फॉर पावर ऑफ अ क्वांटिटी। अब अगर आपके फॉर्मूले में प्रोडक्ट तो है, लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ उस जगह पर क्वांटिटी में पावर भी मौजूद है, तो अब यस। अगर पावर मौजूद है तो फिर आप क्या करेंगे। तो देखें, इसके लिए भी अगेन हम कोई फार्मूला यूज कर लेते हैं और एग्जाम्पल के जरिए ही इसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल से चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं एज कंपेयर टू हम उसका सिर्फ फार्मूला याद कर लें। तो लेट से मेरे पास रेडियस गिवन है। रेडियस इस तरह से है कि इसकी वैल्यू है 1.21 प्लस माइनस 0.01 मीटर। ठीक है, रेडियस है। आपसे कहा यस। जाता है कि एक स्फेयर का वॉल्यूम और उसमें अनसर्टिनिटी को क्या करें, कैलकुलेट करें। जब मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो मीटर क्यूब है। अब आते हैं सोल्यूशन पर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का मैथ में फॉर्मूला गिवन होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। और वो क्या होता है, V इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूला है किसका, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, पाई की जगह 3.14 आएगा, और आर की जगह क्या लिखेंगे, 1.21 की पावर क्यूब। जरा कैलकुलेट करके जल्दी से बताएं, टाइम हमारे पास कम है। 7.41। 7.41। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया 7.41 मीटर क्यूब। तो ये तो आपने यहाँ लिख दिया 7.41। ठीक है। यस। अब यहाँ पर हमने क्या करनी है, इसकी अनसर्टिनिटी निकालनी है। तो अनसर्टिनिटी निकालने के लिए सबसे पहले तो हम परसेंटेज अनसर्टिनिटी निकालेंगे, किसकी, रेडियस की। ठीक है ना। तो हम रेडियस की परसेंटेज अनसर्टिनिटी निकालते हैं। फार्मूला हमें पता है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। बाय 100। जरा इसको भी जल्दी से कैलकुलेट करें। लीस्ट काउंट है 0.01 यस। डिवाइडेड बाय 1.21 मल्टीप्लाई बाय 100। 0.82। 0.82, गुड, 0.82। अब टोटल अनसर्टिनिटी निकालने के लिए हमने करना यह है, पावर रूल ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर पे जो हमारे पास पावर यूज हुई है वो पावर है 3। ठीक है ना। यस। हमने क्या करना है, इस पावर को मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज अनसर्टिनिटी ऑफ रेडियस से। तो यस। 3 × 0.82 करें, यस। 2.46। 2.46। ठीक हो गया। अब यस। 2.46% आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 7.41 का 2.46 निकाल लेंगे। 7.41 मल्टीप्लाई बाय 2.46 डिवाइडेड बाय 100। यस। 0.18। 0.18, ये इसका क्या हो गया, आंसर समझ आ गया। यस। ये पावर रूल कहलाता है। यस। चलें, आज हम यहीं तक रखते हैं, कल इसको बाकी जो रूल्स हैं इसके कल